पिंडारी। एक रहस्य, एक खौफ। कौन थे? क्या वो राजपूत थे? क्या वो आज भी हमारे बीच में हैं? कैसे थे? क्यों वो इतने खौफनाक थे? कौन थे वो? आज इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ये हिस्टोरिकल स्टोरी देगी। पिंडारी या पंडारी, पेंडारी ये दक्षिण भारत में जा बसे युद्ध प्रिय पठान सवार थे। उनकी उत्पत्ति तथा नामकरण विवादास्पद है। वे बड़े कर्मठ, साहसी और वफादार थे। टट्टू उनकी सवारी थी, तलवार और भाल उनके अस्त्र थे। वे दलों में विभक्त थे और प्रत्येक दल में साधारणतः 2 से 3 हजार तक सवार होते थे। योग्यतम व्यक्ति दल का सरदार चुना जाता था। उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। पिंडारियों में धार्मिक संकीर्णता न थी। 19वीं शताब्दी में हिंदू, विशेषकर जाट और सिख भी उनके सैनिक दलों में शामिल थे। उनकी स्त्रियों का रहन सहन हिंदू स्त्रियों जैसा था। उनमें देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। ये कुछ कबायली संस्कृति का नेतृत्व करते थे। भारतीय इतिहास में बीती 2 सदियां पिंडारियों से रंगी हुई हैं। लड़ाई के समय ये योद्धा युद्ध करते तो वो भी अपने नायाब तरीकों से। शांति काल में खेतीबाड़ी मजदूरी करते ताकि इनकी पहचान गुप्त रहे। पिंडारियों की बहुत बड़ी तादाद थी और प्रमुख 4 नेता थे: करीम खां, वसीम मोहम्मद, जीतू और चौथा आमिर। हम बता दें कि ये सभी नेता और उनके लोग मराठों के पतन के बाद जो समूचे महाराष्ट्र दक्षिण भागों में थे, इन पिंडारियों में से बहुत से पिंडारियों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और बेरोजगारी भुखमरी हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। ये पिंडारी समुदाय मध्य भारत में छुपते फिरे। हर एक नेता के साथ 50,000 से 60,000 पिंडारियों की टोलियां थीं। अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लूटपाट करने लगे। पिंडारी सरदार नसरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत मदद की। चिंगोड़ी तथा हुलू के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत युद्ध में शिवाजी का साथ दिया। अंत में ये पिंडारी मध्य भारत और उत्तरी भारत में बस गए। ये सिंधिया शाही और होलकर शाही कहलाए। वसीमुल्लाह सिंधियों की सेना के प्रमुख थे। करीम खां, तक्कू खां, साहेब खां, शेख अब्दुल्ला होलकर की सेना में थे। जब ये स्टेट अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गई तो फिर से पिंडारी भटक गए और वही काम फिर से शुरू हुआ। पिंडारियों के जो गुण थे उनका लाभ सिंधिया होलकर ने खूब उठाया। लूटपाट की वारदातों का दायरा बढ़ने लगा। गुजरात, मध्य भारत, राजपुताना सब जगह लूटपाट होने लगी। पिंडारियों ने 1812 में बुंदेलखंड पर धावा बोल दिया था। 1817 में उत्तर भारतीय भागों पर धावा बोल दिया था। पिंडारियों की इस गंभीर लूटपाट को देखकर अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों ने पिंडारियों में फूट डाल दी और अपने साथ मिला लिया। कुछ पिंडारी नेता अंग्रेजों की बातों में आ गए, लेकिन बहुत से पिंडारियों ने अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं की। 1803 में सिंधिया समर्थित पिंडारियों के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के एक नगर सागर पर हमला कर दिया, जिसका ब्यौरा इतिहासकार वृंदावन लाल शर्मा की पुस्तक कचनार की कली में इस प्रकार से किया। 1.5 माह तक सागर को लूटपाट किया और 1.5 माह तक रोज सागर के एक हिस्से को जला दिया जाता था। सागर के हर एक घर में संपत्ति को छीन लिया गया था। सागर के लोगों को क्रूरता पूर्वक यातनाएं देकर संपत्ति को बुलवाई। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति को कुएं, तालाबों में फेंक दिए थे, आमिर ने गोताखोरों से वो संपत्ति भी निकलवा ली और सागर को निस्तेनाबूद कर सिंधिया स्टेट में मिला दिया था। ये समय वो समय था जब मराठों की सियासी अंतिम सांसें ले रही थी। मराठा शासक रघुनाथ राव के परिजन को पिंडारियों ने अपहरण कर लिया था। सिंधिया नरेश की मध्यस्थता से पिंडारियों को तत्कालीन 1,75,000 रुपए देकर छुड़वाया था। आमिर खान अब सिंधिया के अधीनस्थ भी नहीं रहा था। वो अपने 50,000 पिंडारियों के साथ अलग हो गया। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से आमिर ने विवाह संबंधित मामले में जयपुर जोधपुर के बीच जंग करवा दी। एक किंवदंती के अनुसार पिंडारी अपने को राजपूत कहने लगे, लेकिन राजपूत राजाओं की ख्याति रही है कि वे अपने आत्मसम्मान की खातिर राजपूत अपनी जान भी दे सकते हैं। राजपूत समाज में ये मान सम्मान विश्व विख्यात है। ऐसे में पिंडारियों का राजपूत मानना हास्यप्रद है। लेकिन पिंडारियों ने राजपूताना में कोहराम मचा रखा था। मारवाड़, ढूंढार, भीलवाला, हाड़ौती, कोटा सबको रौंद डाला। लेकिन राजपूत राजा सवाई सिंह ने जोधपुर किले को हासिल करने के लिए पिंडारियों की मदद ली। इसके बदले आमिर खान ने अपने पिंडारियों को वेतन देने को कहा। सवाई सिंह ने पिंडारियों की बात मान ली। इसके बदले आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में 50,000 पिंडारी सवाई सिंह का साथ देने को तैयार हो गए। युद्ध के पहले आमिर पिंडारी ने एक चाल चली। सवाई सिंह को कहा कि वो पोकरण के राजपूत राजा
पाली बगड़ी के राजपूत राजाओं का जोधपुर के किले में मिलन समारोह रखे। सभी राजा न्योते पर जोधपुर किले के एक शामियाने में बैठे। इतने में पिंडारियों ने बुझाकर ताल के गोले बरसाने लगी थी और सभी राजाओं की हत्या कर सिर काटकर राजा मान सिंह जयपुर को भिजवा दिया। इस बात से मान सिंह भी नाराज हो गए। फिर सवाई सिंह ने क्षमा याचना की। सवाई सिंह ने जोधपुर के किले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अपने ही राजपूत राजाओं को मरवा दिया। इधर पिंडारियों के सरदार आमिर ने सवाई सिंह से और धन की मांग की, लेकिन सवाई सिंह ने और धन देने से इनकार कर दिया। आमिर ने सवाई सिंह के महल में घात लगाकर प्रधानमंत्री इंद्रराज संघवी और गुरुदेव आवास नाथ की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि आजादी की लड़ाई में पिंडारियों ने क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया था। इनके अपने गोपनीय शब्दावली थी, जैसे पक्के ठग को बोरा या ओला कहते थे, सरगना को जमादार, अशरफी सोने को खार। इनके गुप्त ठिकानों का नाम फुर होता था। यात्रियों पर निगरानी रखने वाले को सौंधा, सौंधे की मदद करने वाले को यक्ष, अंग्रेजी पुलिस को डाकिन, फांसी लगाने वाले को फंसीगर और हत्या कर दफनाने की जगह को तोपनी। ये इनकी गोपनीय भाषा थी जो केवल पिंडारी ही समझते थे। पिंडारियों का हर तरीके से अपने मतलब के लिए तत्कालीन राजाओं और अंग्रेजों ने खूब उपयोग में लिया, क्योंकि इनकी लड़ाई और हमले का नायाब तरीका था। ये हर तरीके से अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया करते थे। ये रात में विरोधियों के सैनिकों की छावनियों में जाकर उनके शस्त्रों को निस्तेनाबूद कर देते थे। सैनिकों के भोजन में जहर मिला देते थे। इसी खासियतों के कारण इनका शोषण हुआ था। मुगल काल में जबकि ग्वालियर के तोमर साम्राज्य का पतन हो चुका था, उनके जमींदारों और जागीरदारों के वेतनभोगी पिंडारी सैनिक बेरोजगार हो गए थे। आजीविका के लिए इन्होंने रास्तों से गुजरने वाले व्यापारियों को ठगना, लूटना शुरू कर दिया। चंबल के बीहड़ इन पिंडारियों के भी शरणदाता बन गए। पिंडारियों का निशाना अक्सर व्यापारियों के काफिले ही बनते थे, जो अपना माल बेचकर वजन हल्का कर लौट रहे होते थे। इन पर होने वाले धन की भी मुखबिरों के जरिए खबर लग जाती थी। इसी तरह 1766 में होलकर राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली। इसके बाद इन्होंने पिंडारियों से समझौता किया और किले को जेल का रूप दिया गया, जहां राजद्रोहियों को रखा जाता था। पिंडारियों को यहां से लगी होलकर राज्य की सीमाओं की रक्षा का जिम्मा दिया गया और लूटने के बजाय यहां से गुजरने वाले लोगों से राज्य की ओर से चुंगी वसूलने का अधिकार भी दिया गया, जिसका एक हिस्सा वे राज्य को भी देते थे। नियमित सवार जो मराठा राजाओं के साथ साथ चलते थे, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था और शत्रु के देश को लूटने की इजाजत रहती थी। यद्यपि कुछ प्रमुख पिंडारी नेता पठान थे, तथापि सभी जातियों के खूंखार और खतरनाक व्यक्ति उनके दल में सम्मिलित थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इनको शिंदे का संरक्षण प्राप्त था। उसने इनको नर्मदा घाटी के मालवा क्षेत्र में जमीन दे रखी थी। वहां से वे मध्य भारत में दूर दूर तक धावे मारते थे और अमीरों और गरीबों को समान रूप से लूटा करते थे। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड, 1815 में निजाम के राज्य में और 1816 में उत्तरी सरकार में लूटपाट की थी। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की शांति और समृद्धि के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। अतएव 1817 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसके विरुद्ध अभियान के लिए एक बड़ी सेना संगठित की। यद्यपि पिंडारी विरोधी अभियान के फलस्वरूप तीसरा मराठा युद्ध छिड़ गया, तथापि पिंडारियों का दमन कर दिया गया। उनके पठान नेता आमिर खां को टोंक के नवाब के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। मराठों की अस्थायी सेना में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। पिंडारी सरदार नसरू ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सहायता की। पुनापा ने उनके उत्तराधिकारियों का साथ दिया। गजाउद्दीन ने बाजीराव प्रथम को उसके उत्तरी अभियानों में सहयोग दिया। चिंगोदी तथा हुलू के नेतृत्व में 15,000 पिंडारियों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। अंत में मालवा में बस गए और सिंधिया शाही और होलकर शाही पिंडारी कहलाए। बाद में चीतू करीम खां, दोस्त मोहम्मद और वसीलू मोहम्मद सिंधिया की पिंडारी सेना में सुप्रसिद्ध सरदार हुए और कादिर खां, तक्कू खां, साहिब खां और शेख दुल्ला सोलंकी सेना में रहे। पिंडारी सवारों की कुल संख्या लगभग 50,000 थी। युद्ध में लूटपाट और विध्वंस के कार्य भी उनको सौंपे जाते थे। लूट का कुछ भाग उन्हें भी मिलता था। शांति काल में वे खेतीबाड़ी और व्यापार करते थे। गुजारे के लिए उन्हें कर मुक्त भूमि तथा टट्टू के लिए भत्ता मिलता था। मराठा शासकों के साथ वेलेचली की सहायक संधि के फलस्वरूप पिंडारियों के लिए और उनकी सेना में स्थान न रहा, इसलिए वे धन लेकर अन्य राज्यों का सैनिक सहायता
देने लगे तथा अव्यवस्था से लाभ उठाकर लूटमार से धन कमाने लगे। संभव है उन्हीं के भय से कुछ देशी राज्यों ने सहायक संधियां स्वीकार की हों। सन 1807 तक पिंडारियों के धावे यमुना नर्मदा की नदी तक सीमित रहे। तत्पश्चात मिर्जापुर से मद्रास तक और उड़ीसा से राजस्थान और गुजरात तक अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड पर, 1815 में निजाम के राज्य से मद्रास तक और 1816 में उत्तरी सरकारों के इलाकों पर भयंकर धावे किए। इससे शांति और सुरक्षा जाती रही तथा पिंडारियों की गणना लुटेरों में होने लगी। इस गंभीर स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 में मराठा संघ को नष्ट करने के पूर्व कूटनीति द्वारा पिंडारी सरदारों में फूट डाल दी और सिंधिया द्वारा देशी राज्यों से उनके विरुद्ध सहायता ली। फिर अपने और हिस्लप के नेतृत्व में 1,20,000 सैनिकों और 300 तोपों सहित उनके इलाकों को घेरकर उन्हें नष्ट कर दिया। हजारों पिंडारी मारे गए, बंदी बने और जंगलों में चले गए। आमिर खान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। चीतू को असुरगढ़ के जंगल में चीते ने ही खा लिया। वसील मोहम्मद ने कारागार में आत्महत्या कर ली। चीतू जाट परिवार में दिल्ली के निकटवर्ती गांव में पैदा हुआ था। इसको दुग्बल खां ने गुलाम बनाया और बाद में अपना पुत्र बना लिया। इसके बेटे बरून दुर्राह के सरदार थे। पिंडारी तब और अब 19वीं सदी तक सक्रिय रहे हैं। लूटपाट इनका पेशा बन चुका था। ज्यादा निगरानी के चलते इनके लूटपाट के तरीके में भी बदलाव आया। अब लूट में महिलाओं का भी इस्तेमाल होने लगा था। साहूकार धनवान लोगों के घरों में महिलाओं ने नौकरी करी और उस परिवार की जानकारी अपने आदमियों को देने लगी। यहाँ तक कि ये महिलाएं परिवार के मुखिया का विश्वास जीतने के बाद नशीला पदार्थ पूरे परिवार को खिलाकर बेहोश कर अपने आदमियों को बुलाकर लूटपाट कर फरार हो जाते थे। इनमें से कुछ पिंडारी जो अब ठग कहलाने लगे थे, इस बात से नाराज थे कि लूटपाट में महिलाओं को शामिल न करें। यहाँ से दो धड़े हो गए, एक वो जो महिलाओं का उपयोग लूटपाट करने में, दूसरा वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार लूटपाट करना चाहता था। आज भी ये समुदाय हमारे बीच में कहीं ना कहीं अवश्य विद्यमान है। एक और पिंडारी आमिर खान जो अंग्रेजों से मिला हुआ था को गोरखपुर की जागीर दे दी। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ये नहीं कह सकते। दरअसल गोरखपुर महानगर के मियां बाजार में 60 साल पुरानी पिंडारी बिल्डिंग है। इसके मालिक पिंडारियों के सरदार करीम खां की 5वीं पीढ़ी के अब्दुल रहमत करीम खां हैं। वे अपनी बिरादरी के अगवा भी हैं। रहमत करीम खां बताते हैं कि एक समझौते के तहत अंग्रेजों ने पिंडारियों के सरदार करीम खां को 1820 में सीकरीगंज के जागीर देकर बसाया। सीकरीगंज कस्बे से सटे इमली डीह खुर्द के होता नायब से सरदार करीम खां ने अपनी जिंदगी शुरू की। मृत्यु होने के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। शब बारात को सभी पिंडारी उनकी मजार पर फतह पढ़ने आते हैं। 5वीं पीढ़ी के ही उनके एक वंशज अब्दुल माबूद करीम खां पिंडारी मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उन्हें यह बात गवारा नहीं कि उनके पूर्वज लुटेरे थे। वे इसे ऐतिहासिक चूक बताते हैं। उनका कहना है कि पिंडारियों ने अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया। सरदार करीम के वंशज सीकरीगंज के आगे बढ़कर बस्ती और बाराबंकी तक फैल गए। इस प्रकार पिंडारियों के संगठन टूट गए और वे तितर बितर हो गए। मूल्यांकन। पिंडारियों के बारे में इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां रहीं। इतिहासकार राजबली पांडेय पिंडारियों को लुटेरों का गिरोह बताते हैं, जबकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर सैयद नजमुल रजा रिजवी का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लुटेरे पिंडारियों का एक गिरोह था, जिन्हें मराठों ने भाड़े का सैनिक बना लिया। मराठों के पतन के बाद वे टोंक के नवाब आमिर खां के लिए काम करने लगे। नवाब के कमजोर होने पर पिंडारियों ने अपनी जीविका के लिए फिर लूटपाट शुरू कर दी। इससे महाराष्ट्र व अन्य प्रदेश में शांति व्यवस्था मुश्किल हो गई। पिंडारियों के बारे में इतिहास में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि पिंडारियों को चोर, लुटेरा, डाकू घोषित कर दिया गया। आजादी के बाद अंग्रेजों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने इन योद्धाओं की छवि धूमिल कर दी। सिंधिया राज परिवार, मैसूर राज परिवार, पटियाला राज परिवार, वाडिया राज परिवार आदि लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और ये सभी लोग इतिहास में और वर्तमान स्थिति में बेहतर हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक